After eclectic and electrifying performances on the stage, do you really want to listen to me? In that case, please for 5 minutes, I want complete silence. There is something very, very important that I want to share with you. Silence, please. Please settle down. Please settle down for 5 to 10 minutes. I won't take more time. बच्चे सेटल हो जाएं और शांत बैठें. It's great pleasure for me to come to Shekhawati region after a gap of almost 50 years. I came here when I was class 7 student on a school tour, and that time we were taken to Pilani, and thereafter, after this long gap, I am coming back to Shekhawati. And I was really curious and eager to come here and see for myself as to what are the things that have changed over last 50 years or so. And let me tell you, I was in for some very pleasant surprises, development that's there for everybody to see, and there are few areas of concern also which I would like to highlight. Shri Sultan Singh Ramaji, Chairman, Dund Road Shikshan Sansthan, Shri B.L. Ranwaji, Sachiv, Shri R.K. Ranwaji, Vice Chairman, members of SSD, respected principals of both the schools who are present here, respected teachers, parents and dear students. देखिए, अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो मैं 2 मिनट में भाषण 2 मिनट नहीं, मैं फिर मैं आधे घंटे बोलूंगा, और अगर आप शांत रहेंगे तो मैं 10 मिनट में अपनी बात कह के जो आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए. इतने दिनों बाद एक बहुत अच्छे स्कूल को देखने का मौका मिला. Last 35 years or so I have spent in government and I have visited large number of schools. जब भी आप इंडिया के स्कूल्स में जाते हैं आपको 3 तरह की चीजें नजर आती हैं: गुड, बैड, अगली. बट यहां आने के बाद में आई मस्ट से दैट आई हैव सीन वन मोर थिंग, एक्सीलेंट. प्लीज कीप इट अप. स्कूल के इतिहास के बारे में मुझे बताया गया. हर एक अच्छी चीज की शुरुआत छोटी होती है, और जिस तरह से एक पेड़ के लिए एक छोटा बीज लगाया जाता है, बाद में वो बरगद के वृक्ष की तरह से विशाल हो जाता है, उसी तरह से डूंड रोड पब्लिक स्कूल और उसकी सिस्टर इंस्टीट्यूशंस ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, वो सराहनीय है. बच्चों, मैं आपसे मुखातिब हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से बात करना. शांति से सुनिए मेरी बात को, मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूं.
आप विद्यार्थी हैं और ये आपको समझना होगा आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे भविष्य में, ये इस पर निर्भर करता है आज आप क्या करेंगे। हमने यह वाक्य बहुत सुना है विदेशी सभ्यताओं के संदर्भ में, इट्स माई लाइफ डैड, इट्स माई लाइफ मॉम। क्या मतलब है इसका? बच्चों के निजी जीवन में पेरेंट्स का दखल स्वीकार नहीं है। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली इट्स योर लाइफ एंड व्हाट यू मेक ऑफ इट इज ऑल्सो इन योर हैंड्स। आपके पेरेंट्स, आपका स्कूल आपको एक सपोर्टिव और इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है। बहुत खुशनसीब हैं आप जो आप इस तरह की एक शिक्षण संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो चीज आज के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए समझना बहुत जरूरी है वो ये है चेंज। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। स्कूल वो नहीं है जैसे आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले हुआ करते थे। विद्यार्थी जीवन वो नहीं है जो आपके पेरेंट्स ने जिया। समाज भी वो नहीं है जो आज से पहले था। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देन एंड नाउ की आप चर्चा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बीता हुआ समय अच्छा था। आई डोंट नेसेसरली एग्री, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि आज जो सब कुछ हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है और जो बच्चों के लिए बहुत ही रेलेवेंट है वो ये है कि स्पीड ऑफ चेंज इज वेरी वेरी फास्ट और उसके साथ साथ नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं। और जिस तरह का कंपटीशन का माहौल हम चारों तरफ देखते हैं वो पहले कभी नहीं था। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में चाइना के अपवाद को छोड़कर बाकी देशों के मुकाबले शायद सफलता के लिए जो कंपटीशन है वो विश्व में सबसे अधिक है। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनको अपना जीवन किस तरह से देखना चाहिए? मेरा मानना यह है कि अगर कंपटीशन है तो उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मैं एक टर्म यूज करना चाहता हूं जिसको कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखिए, एजुकेशन इज नो मोर अ प्रिविलेज ऑफ फ्यू। सबको उपलब्ध है, अनेक रूपों में उपलब्ध है। तो आज कोई यह नहीं कह सकता कि मैं अच्छी शिक्षा से वंचित हूं। आप उन अपॉर्चुनिटीज को जो आपके सामने आती हैं उसके आधार पर आप क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। जब मैं जयपुर से आ रहा था और सीकर से बहुत पहले से चारों तरफ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स मुझे नजर आई विच इज अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ट्राइंग टू सेल एजुकेशन एज कमोडिटी। हमने सर्फ के विज्ञापन देखे हैं, कारों के विज्ञापन देखे हैं। एजुकेशन भी कमोडिटी बन गई है। कभी कभी ऐसा ख्याल आता है जो अभिभावकगण हैं, जो टीचर्स हैं और जो समाज के प्रति
कोई विचार रखते हैं उनको जरूर ये सोचना चाहिए क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। दुनिया में किसी भी देश में, चाहे वो चाइना ही हो, जहां उतना ही कंपटीशन है एजुकेशन के फील्ड में जितना हमारे देश में है, लेकिन स्कूल के बाहर कोचिंग नहीं है। स्कूल के बाहर कोचिंग कहीं भी नहीं है। यह एक विचारणीय प्रश्न है, सबको इसके बारे में सोचना है। मुझे जो लगता है वो ये है कि हमने बच्चों की महत्वाकांक्षा को बहुत सीमित कर दिया है। तो क्लास 10, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी से भी पूछे आप क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत अच्छी बात है। आपके रीजन में से शायद बहुत सारे बच्चे एनडीए में भी जाना चाहते होंगे, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। नथिंग रॉन्ग विद दैट एस्पिरेशन। लेकिन क्या ऐसा भी है कि कोई बच्चा ये कहे कि मैं इसरो का साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, या मैं नासा का साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, या मैं इंडियन स्कूल ऑफ साइंस ज्वाइन करना चाहता हूं? ऐसा क्यों नहीं हो रहा हमारे? अभी आप सब ने यह खबर पढ़ी होगी, डीप सीक जो चाइना ने बनाया, और इसने एआई का जो पूरा एक माहौल है उसको डिसरप्ट कर दिया। करने वाले कौन हैं? साइंटिस्ट हैं वहां के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेशनल्स हैं वहां के। क्या कभी वो समय आएगा जब हमारे यहां भी हम इसी तरह की बात कर पाएंगे, हमारे बच्चे बड़े होकर, जो डिसरप्ट करे इंटरनेशनल ऑर्डर को? क्यों नहीं हमारे बच्चे इकोनॉमिस्ट बनना चाहते? आप वर्ल्ड बैंक के 5 टॉप ऑफिशियल्स का नाम देखिए, गूगल करके देखिए, आजकल तो ये सुविधा सबके हाथ में है। 5 में से 3 इंडियंस हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। हमारे बच्चे ये सपने क्यों नहीं देखते? अमेरिका की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, लिस्ट उठा के देखिए सीईओज की। सीईओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है? इंडियंस हैं। बाहर they capitalize on opportunities available to them and they rose to their potential. हमारे यहां भी आज नहीं तो कल, बल्कि जितना जल्दी हम इस चीज को कर सकें करें। ये माइंडसेट में चेंज होना चाहिए। जो ट्रेडिशनल कैरियर पाथ्स हैं वो तो है ही है। हमारी धारणा ऐसी हो गई है कि हम सब एक जानी पहचानी राह पे चलने की कोशिश करते हैं, सेफ फील करते हैं। लेकिन हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, हर बच्चा आरएस नहीं बन सकता, हर बच्चा आर्मी में भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ऐसे दसियों एग्जाम्पल हमने अपने आसपास देखे हैं जहां बच्चा आईआईटी में नहीं आ पाया, यूएसए की किसी सेकंड रंग यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जब सेलेक्ट नहीं होता है बच्चा किसी एग्जाम में तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा सा हिलता है। हमें बच्चों को यह सिखाना है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अभिभावकों की जिम्मेदारी है। आप उनको ये सिखाइए, कोई एक एग्जाम आपका भविष्य नहीं तय कर सकती। बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। कितने एग्जाम्पल हैं हमारे यहां, फर्स्ट रंग नहीं सेकंड रंग
इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, एक लड़की को तो मैं जानता हूँ, यूएसए में किसी थर्ड रंग यूनिवर्सिटी में शी एनरोल्ड फॉर मैथमेटिक्स अंडरग्रेड इन द वेरी फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमारे बच्चे ब्राइट तो हैं, मेहनती तो हैं। फर्स्ट ईयर में ही उसको फुल स्कॉलरशिप मिली। शी कंटिन्यूड इन दैट स्ट्रीम and then she completed her PhD. I am sure professionally she is doing better than any IIT engineer in India. तो ये एक चीज़ जो है पेरेंट्स को ज़्यादातर समझने की ज़रूरत है। एक पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, बच्चे वही करने की कोशिश करते हैं जो उनको बताया जाता है या उनके आसपास जैसा माहौल बना हुआ होता है, लेकिन हम ये कोशिश करें, बच्चों को ये समझाएं, बेशक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें, लेकिन 100 में से 5 बच्चे 10 बच्चे अपनी चुनी हुई राह पे चल पड़ेंगे, लेकिन 90 बच्चों को भी तो कुछ न कुछ करना है। उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो इसके लिए बच्चों को जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपका कर्तव्य क्या है। तो जो हम स्कूल के ज़माने में, हमारे ज़माने में जिस तरह के स्कूल होते थे, लेकिन अध्यापक जो होते थे उनकी मैं डेडिकेशन, उनकी निष्ठा, उनकी कर्मपरायणता को मैं सलाम करता हूँ। जो चीज़ें उन्होंने हमें उस पर सिखाई वो आज भी हमें याद है। आपकी चेष्टा कैसी होनी चाहिए? काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, ये 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के अंदर क्या गुण होने चाहिए? तीनों चीजों में है। जिस तरह से कौवा चपल होता है, वो चपलता आपके अंदर होनी चाहिए। आपने बगुले को, क्रेन को एक टांग पे पानी में खड़े देखा होगा, और जब उसका शिकार आता है तो कैसे वो एकदम से उसको झपट लेता है। तो उस तरह का आपका ध्यान होना चाहिए। और अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स कुत्ते जैसी होनी चाहिए। कुत्ते के पास से आप निकलिए, जरा सा आवाज करिए, कुत्ता जाग जाता है। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन बहुत है, सबके पास इंफॉर्मेशन है। दिस इज इंफॉर्मेशन, गूगल, AI, नॉलेज आपको कहां से मिलेगी? इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर्मल एजुकेशन उसका एक अच्छा माध्यम है, लेकिन क्या अच्छी एजुकेशन आपको अच्छा नागरिक बनाएगी? विजडम किसी विद्या की मोहताज नहीं है। लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए, हमारे पास जानकारी हो, इंफॉर्मेशन हो, फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करें, उसके साथ साथ हमारी विजडम भी विकसित हो। विजडम कैसे विकसित होगी? IQ एक चीज है, इमोशनल क्वोशंट एक अलग चीज है। आप अपने अनुभवों, आप अपनी नॉलेज और आप अपनी सूचना के आधार पर अगर आप जिंदगी में वाइज डिसीजन ले सकते हैं तो मैं कहूँगा कि आप सही राह पर हैं। और आपकी जो चेष्टा होनी चाहिए वो ये है कि गांव, जिला, राज्य या राष्ट्र स्तर पर ना सीमित रहें, ग्लोबल सिटीजन्स बनने की कोशिश करें, एक्सीलेंस की परस्यूट करें। जिस तरह से जापान में हमेशा एक्सीलेंस ऑफ परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस रही, उसी तरह की चेष्टा हमारी होनी चाहिए। ये मैं आपको एक संदेश भी देना चाहता हूं और आपको आह्वान करना चाहता हूं। एक संदेश मेरा स्कूल के लिए बहुत अच्छा लगा, और जो स्कूल प्रयास कर रहा है और जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वाकई में सराहनीय है। बस एक जो ख्याल जो आता है, और ये अगेन स्टूडेंट्स के लिए है, क्यों ऐसा है कि हमारे स्कूल सिस्टम से या
इवन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जो लोग निकल के आ रहे हैं उनके लिए कहा जाता है कि दे आर एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयबल, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। बीटेक किए हुए बच्चे क्यों ऐसा हो रहा है कि 25-30 हजार रुपये पर मंथ की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, जबकि आजकल एक स्किल्ड वर्कर भी मेरा ख्याल है 1,000 रुपये प्रतिदिन, कारपेंटर हो, मैसन हो, उनकी आमद बीटेक स्टूडेंट से ज़्यादा है। एक आध बार तो हमने हमारे 1-2 इंडस्ट्रियलिस्ट मित्रों से ये भी सुना कि बीटेक को मैं 25,000 रुपये तनख्वाह दूंगा और आईटीआई डिप्लोमा होल्डर को मैं 50,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। ये फ़र्क कहाँ आ रहा है? ये फ़र्क इसलिए आ रहा है कि आने वाले टाइम में इंक्रीजिंगली हम उसी माहौल में जा रहे हैं जो माहौल एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में वेस्टर्न वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वहाँ देखने को मिलता है। जिसके हाथ में हुनर है, जिसके हाथ में स्किल है, उसको कोई कमी नहीं है। और यही चीज़ मेरा ख्याल है किसी न किसी रूप में सरकार भी अब प्रमोट करने की कोशिश कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। और यही स्पिरिट अगर हम स्कूल में बच्चों में इनकलकेट कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अभिभावकों के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि बच्चों पर अपनी आकांक्षाओं का बोझ ना ला दें। बच्चों पर अपनी आकांक्षाओं का बोझ ना ला दें। यह तय बात है कि हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा स्मार्ट होती है। हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा स्मार्ट थे, हमारे बच्चे हमारे से ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो ये समझने की भूल ना करें कि बच्चे हमसे कम जानते हैं और हम हर चीज़ में उनका हस्तक्षेप करके दखल, उनके जो भी अपने बारे में निर्णय हो सकते हैं उनमें दखल दे सकते हैं। याद रखिएगा, संस्कृत का ही एक श्लोक है जिसका एक पार्ट जो रेलेवेंट है मुझे याद है, लालयेत 5 वर्षाणि। 5 साल के बच्चे को लाड प्यार से रखिए। 10 वर्षाणि ताड़येत। 10 साल तक के बच्चे को आप थोड़ा सा ताड़ना भी दे सकते हैं। और जब बच्चा 16 साल का हो जाता है, तो क्लास 10 में आ गया, क्लास 11 में आ गया, तब उसके साथ में कैसा आपका आचरण होना चाहिए? मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। यह विजडम है हमारी हजारों साल पुरानी, मेरी कही हुई बात नहीं है, हजारों साल पहले कहीं कही होगी। उन चीज़ों को हम क्यों भूल जाते हैं और क्यों हम अपनी बात बच्चों पे लादने की कोशिश करते हैं? ये एक सोचने की बात है। अंत में आज बसंत पंचमी का शुभ अवसर है। इस दिन आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अच्छा कोई मौका हो नहीं सकता। माँ सरस्वती आप सबका मार्ग प्रशस्त करें। आप जिस मार्ग पर चलना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, ऐसी मेरी शुभकामना। मुझे यहाँ बुलाने और आपसे मुखातिब होने के लिए जो स्कूल मैनेजमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।